नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बुर्जहोम पुरातत्व स्थल से नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजार की जानकारी मिलती है। यह स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी है राजस्थान। बुर्जहोम पुरातत्व स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यहाँ से नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है। इस प्रकार ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चारों वेदों में सबसे लघु वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी है सामवेद। तो चारों वेदों में सबसे छोटा वेद जो है वो सामवेद है। तो इस प्रकार सी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस पाषाण युग के लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी? ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी है नव पाषाण काल युग और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। मध्य भारत की विंध्य पहाड़ी में पाए गए शैलचित्र से स्पष्ट है कि मध्य पाषाण के लोगों का कला का विशेष लगाव था। ओके, और मध्य पाषाण के शैलचित्र मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा भीमबेटका और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और मिर्जापुर में पाई गई हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें मध्य पाषाण युग के लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस पशु के विषय में जानकारी नहीं थी? ऑप्शन है बिल्ली, ऑप्शन बी है गधा, ऑप्शन सी है ऊंट और ऑप्शन डी है सिंह। जो सिंह है वो यानी शेर। शेर। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को सिंह या शेर के बारे में जानकारी नहीं थी। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है सबसे उत्तरी स्थल मांडा, ऑप्शन बी है सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, ऑप्शन सी है सबसे पश्चिमी स्थल सुरकोटदा और ऑप्शन डी है सबसे पूर्वी स्थल आलमगिरीपुर है। तो जो सिद्ध सभ्यता का विस्तार है वो इस प्रकार है। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और इसको दक्षिण है। ओके, तो जो पूरब में है ये उत्तर प्रदेश के आलमगिरीपुर में इसका विस्तार है। इसका छोर है जो पूरब में वो आलमगिरी तक फैला हुआ है। ओके, आलमगिरीपुर तक फैला हुआ है और पश्चिम में या सुरकोटदा नहीं बल्कि सुतका गंडोर तक फैला हुआ है। ओके, सुतका गंडोर तक ये जो पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर स्थित है। ओके, सुतका गंडोर तक। सुतका गंडोर तक पश्चिम में फैला हुआ है और उत्तर में यह मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, मांडा तक फैला हुआ है और दक्षिण में यह दैमाबाद तक, महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैला हुआ है। ओके, तो इस प्रकार जो सी है वो गलत है क्योंकि इसमें सी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इस सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो सुरकोटदा नहीं बल्कि सुतका गंडोर है। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोथल के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन है यह कैम्बे की खाड़ी के पास स्थित एक पतन था, ऑप्शन बी है इसका उत्खनन प्रोफेसर एस आर राव ने किया था, ऑप्शन सी है यह एक प्राकृतिक बंदरगाह था, ऑप्शन जो डी है यहाँ कोई दुर्ग नहीं था। ओके, तो जो लोथल है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं था बल्कि यह ईंट से निर्मित एक बंदरगाह था। तो इस प्रकार जो सी है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को गलत संबंध कौन सा सही नहीं है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाटिलपुत्र में किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए
बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयन और ऑप्शन डी है काला अशोक। बुद्ध लेखकों के अनुसार अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उसका पुत्र उदयन था। हालांकि पाटलिपुत्र में किले का निर्माण अजातशत्रु ने करवाया था, ओके, किंतु उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को एक शहर के रूप में विकसित किया। और यह पाटलिपुत्र जो है वो सोन और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र में किले का निर्माण जो कराया था वो अजातशत्रु ने करवाया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तोलकाप्पियन के संबंध में सही नहीं है? तोलकाप्पियन के संबंध में सही नहीं है, यह कथन ज्ञात करना। ऑप्शन ए है यह तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन साहित्य है। ऑप्शन बी है इसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी। ऑप्शन सी है यह तमिल व्याकरण की एक रचना है। और ऑप्शन डी है यह संगम काल की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जो तोलकाप्पियम है वो तमिल साहित्य की सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसे तोलकाप्पियार ने लिखा था, ना कि इलांगो आदिगल ने लिखा था, ओके। इसकी रचना जो रचनाकार है वो तोलकाप्पियार ने है, ओके। तोल सॉरी तोलकाप्पियार, इसमें के रचनाकार जो है वो तोलकाप्पियार है, ना कि इलांगो आदिगल है। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में सही नहीं है? गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। ऑप्शन बी है सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। ऑप्शन सी है गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्के जो थे उनकी गुणवत्ता सबसे अच्छी थी। ऑप्शन डी है गुप्तकालीन शासक अनुष्ठान कार्य के पश्चात विशेष सिक्के जारी करते थे। गुप्त काल के काल में सिक्के को चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था, ओके, और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। इस प्रकार जो कथन ऑप्शन ए वो भी सही है, ऑप्शन बी है वो भी सही है। गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। हालांकि कनिष्क द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के की तुलना में इनकी गुणवत्ता कम थी। जो कनिष्क द्वारा जारी किया गया था सोने के सिक्का, उसकी गुणवत्ता सबसे अच्छी थी, ना कि गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्के अच्छे थे। तो जो सी है वो गलत हो जाएगा और इस गुप्तकालीन सिक्के के संबंध में सही नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ओके। इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रशासन में महादंडनायक किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए प्रमुख कमांडर, ऑप्शन बी है चीफ जस्टिस, ऑप्शन सी है पुलिस विभाग प्रमुख, ऑप्शन डी है युद्धोत्तर सुलहकर्ता। गुप्तकाल प्रशासन में महादंडनायक चीफ जस्टिस या न्यायाधीश को कहा जाता था, ओके। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में नागानंद नाटक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन और ऑप्शन डी है पुष्पभूति। सम्राट हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे। पहला है रत्नावली, दूसरा है सा प्रियदर्शिका और तीसरा है नागानंद। ऐसा माना जाता है कि धावक नामक लेखक ने सम्राट हर्षवर्धन के लिए ये 3 नाटक लिखे थे। इस प्रकार सी द राइट आंसर हो जाएगा। जो नागानंद नाटक के लेखक जो है वो हर्षवर्धन जी है, ओके। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अमोघवर्ष प्रथम के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए वह राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, ऑप्शन बी है वह शैव का अनुयायी थे, ऑप्शन सी है उसकी प्रसिद्ध कृति कन्नड़ भाषा में रचित कविराज मार्ग है और ऑप्शन डी है उन्होंने मालखेड़ नगर में राष्ट्रकूट राजधानी का निर्माण करवाया। जो अमोघ वर्ष प्रथम हैं वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ना कि शैव मत के अनुयायी थे। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। और अमोघ वर्ष प्रथम के संबंध में सही नहीं है कौन सा वो ज्ञात करना है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए विजययाल ने, ऑप्शन बी है राज राजा प्रथम, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी है राजेंद्र द्वितीय। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो करवाए थे वो राज राजा प्रथम ने करवाया था, ओके। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओके।
और यह मंदिर जो है वो दक्षिण भारत की कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। तो बी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद आर्य किसके द्वारा शासित है? ऑप्शन ए जनजाति गणतंत्र, ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक स्वरूप, ऑप्शन सी है राजशाही सरकार और ऑप्शन डी है वृद्धजनों द्वारा शासित। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो वृद्धजनों द्वारा शासित थे। इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लौह युग के चित्र भूरे मृदभांड संस्कृत के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए इस काल के लोग मिट्टी से बने कटोरे और चित्रित भूरे मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। ऑप्शन बी है चित्र भूरे मृदभांड स्थल जो है वो पूर्वी यूरोप बिहार के निकटवर्ती इलाकों में स्थित है। ऑप्शन सी है इस युग के लोग लोहे के हथियार का भी इस्तेमाल करते थे। और ऑप्शन डी है इस काल में कई जनजाति समूह और राज्यों का उल्लेख मिलता है। जो चित्र भूरे मृदमान स्थल है वो पूर्वी यूपी बिहार के निकट इलाके में स्थित नहीं है, बल्कि ये पश्चिमी यूपी और पंजाब हरियाणा राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें बी जो है वो गलत हो जाएगा, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यह चित्र भूरे मृदमान संस्कृत के संबंध में नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटि का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है उपनिषद और सूची 2 में व्याख्या। ऐत्रेय ऐत्रेय उपनिषद है वह आत्मा और चेतना की उत्पत्ति का विवरण प्रदान करता है। ओके, तो ए का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, छंदयोग उपनिषद जो है वो मंत्रों की लय और जाप से संबंधित है। तो इस प्रकार जो छंद का हुआ मिलाम है वो दूसरे से हो जाएगा। ओके, कठ उपनिषद या कथा उपनिषद का जो संबंध है वो नचिकेता और यमन की कथा से संबंधित है। नचिकेता और यमन की कथा से संबंधित है कथा उपनिषद या कठ उपनिषद। तो इसका 3 हो जाएगा। ओके, मुंडक उपनिषद जो है वो सत्यमेव जयते मंत्र का वर्णन है। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन है, तो मुंडक का हो जाएगा 4। तो इस प्रकार एक कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 2 3 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट को अमित्रघात कहा जाता था? ऑप्शन ए अशोक को, ऑप्शन बी है बिंदुसार को, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य को और ऑप्शन डी है वृद्धरथ को। बिंदुसार वह मौर्य सम्राट था। यूनानी लेखक उन्हें अमित्रोचेटस शत्रुओं का नशा करने वाला कहकर संबोधित करते थे, जबकि पतंजलि के महाभाष्य में उन्हें अमित्रघात कहा गया है। इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के तहत भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों के एक वर्ग को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए एग्रोनोमोइक, ऑप्शन बी है भरतियाकस, ऑप्शन सी है क्षेत्रिका और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो मौर्य प्रशासन में भूमि कर जो एकत्रित करता था उसे एग्रोनोमोइक कहते थे। तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनस नगर स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को भगवान के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन ए है भागभद्र, ऑप्शन बी है डेमेट्रियस, ऑप्शन सी है अग्निमित्र और ऑप्शन डी है हेलियोडोरस। तो बेस नगर स्तंभ शिलालेख में हेलियोडोरस ने अपने को भगवान के रूप में वर्णित किया है। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इंडो ग्रीक शासक मेनेंडर के संबंध में सही है? पहला है उनकी राजधानी साकल में थी। दूसरा है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद और नागसेन के बीच एक दार्शनिक वाद विवाद है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन डी है केवल 2। मिलेंडर वह सबसे लोकप्रिय ग्रीक शासक था। ओके, जिसने न केवल इंडो ग्रीक शक्ति को स्थायित्व प्रदान किया बल्कि भारत में अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार भी किया। ओके, और इसकी राजधानी जो थी वो शाकल में थी। तो जो पहला कथन है वो सही हो जाएगा। ओके, नागसेन ने उसे बौद्ध धर्म अपनाने में मदद की। इसका प्रमाण यह है कि
इसका वर्णन प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद में मिलता है, जिसमें राजा मिलिंदा द्वारा नागसेन से पूछे गए दार्शनिक प्रश्न शामिल है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वर घोषित किया था? ऑप्शन ए कुजुल कटफिसेस, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है विम कटफिसेस और ऑप्शन डी है वासुदेव द्वितीय। तो जो विम कटफिसेस था वह शिव का परम भक्त था और उसने अपने सिक्के पर स्वयं को महेश्वर घोषित किया था। ओके, तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा, वो विम कटफिसेस था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी है यूनानी, ऑप्शन सी है अरमाइक और ऑप्शन डी है संस्कृत। तो जो नासिक अभिलेख था, नासिक अभिलेख में सातवाहक शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का उल्लेख है और यह प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। ओके, तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो नासिक अभिलेख था वो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में है संगम युग के भूमि विभाजन और सूची 2 में है भूमि के प्रकार। ओके, कुरुंजी, पालो, मुल्लाई, नेथल। कुलंजी जो है वो पहाड़ी भूमि को कुलंजी कहते हैं। ओके, पहाड़ी रास्ते या पहाड़ी भूमि को कुलंजी कहते हैं। तो इसमें ए का जो है वो 2 हो जाएगा। ओके, और पालो को मरुस्थल या रेगिस्तान भूमि कहते हैं, तो इसमें बी का 1 हो जाएगा। ओके, मुल्लाई को चारागाह कहा जाता है, तो इसमें सी का 3 हो जाएगा। और नेथल को तटीय क्षेत्र कहते हैं या तटीय प्रदेश कहते हैं नेथल को, तो इसमें डी का 4 हो जाएगा। 2 1 3 4 ऑप्शन में कहीं है 2 1 3 4 जी, ए इसमें, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है धनुष और ऑप्शन डी है शेर। जो पांड्य साम्राज्य था उसका प्रतीक चिन्ह जो था वो मछली था। ओके, पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह मछली था और इसकी ये राजधानी जो थी वो मदुरै थी। ओके, पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो मदुरै थी। ओके, ये पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। और चोल साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह है वो बाघ है और चेरी का प्रतीक चिन्ह जो है वो धनुष है। ओके, और चेरी की जो राजधानी है वो वज्जी या कुरु थी। ओके, इस प्रकार इसमें पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह जो है वो मछली है, तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोत्तर काल में श्रेणी थे? ऑप्शन है सैनिकों को, ऑप्शन बी है जमींदार, ऑप्शन सी है व्यापारियों का एक समूह, ऑप्शन सी है किराएदार। मरणोत्तर काल में जो श्रेणी थे वह एक व्यापारियों का समूह था। ओके, मरणोत्तर काल के दौरान व्यापारियों के समुदायों को श्रेष्ठी नामक प्रमुख के तहत श्रेणी या गिल्ड के नाम से जाना जाने वाला एक समूह संगठन था। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, ये जो श्रेणी है वह व्यापारियों का एक समूह को कहा जाता है मरणोत्तर काल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? ऑप्शन ए जॉन मैल्कम, ऑप्शन बी है जेम्स मिल, ऑप्शन सी है फ्रांसिस ड्रेक, ऑप्शन डी है वीए स्मिथ। समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश का शासक था और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। उसने युद्ध और विलय की नीति अपनाई थी और अपने राज्य का अत्यधिक विस्तार किया था और इसी नीति के कारण उसे इतिहासकार वीए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। ओके, तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वरामिहिर द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए प्राकृतिक प्रकाश, ऑप्शन बी है पंच सिद्धांतिका, ऑप्शन सी है शिल्प शास्त्र और ऑप्शन डी है मित्र शास्त्र। जो वरामिहिर जो है वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक था। ओके, यह प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिष था जिन्होंने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी। पहला पुस्तक था जो वो पंच सिद्धांतिका था, दूसरा वृहत संहिता और तीसरा वृहत जातक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा के शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्य किस वाकाटक राज्य के संरक्षण में बनाया गया था? ऑप्शन ए विंध्य शक्ति, ऑप्शन बी है प्रवरसेन, ऑप्शन सी है हरिसेन, ऑप्शन डी है रुद्रसेन प्रथम। हरिसेन के संरक्षण में अजंता गुफा के चट्टानों को काटकर बनाया गया बौद्ध विहार और चैत्य का निर्माण किया गया था। ओके, तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों पर विचार कीजिए और उन्हें छोटे इकाई से बड़े सबसे बड़े इकाई तक व्यवस्थित कीजिए। और पहला है भुक्ति, दूसरा है ग्राम, तीसरा है विषय और चौथा है वित्ति। इसमें सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम है। गुप्त काल के गुप्त साम्राज्य में सबसे छोटी इकाई ग्राम को कहा जाता है। उसके बाद विधि आती है, ओके, फिर विषय, फिर भुक्ति। भुक्ति सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है, ओके। तो इस प्रकार 2 4 3 1, 2 4 3 1 इसमें कहीं है, 2 2 4 3 1, 2 4 3 1, ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के जनक और भारत के सबसे पहले ज्ञात खगोलीय शास्त्री हैं? ऑप्शन ए वरामिहिर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट प्रथम, ऑप्शन सी है ब्रह्मगुप्त और ऑप्शन डी है भास्कर द्वितीय। जो आर्यभट्ट हैं वो बीज गणित के जनक और भारत के सबसे पहले खगोलीय शास्त्र के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी है कंबोज, ऑप्शन सी है पंचाल, ऑप्शन डी है कौशाम्बी। जो 16 महाजनपद है, बौद्ध काल में 16 महाजनपद है, उनमें से कौन सा एक नहीं है? जो कौशाम्बी है वह वत्स्य की राजधानी है, ओके। कौशाम्बी जो है वह वत्स्य की राजधानी है। तो इस प्रकार जो डी है ये द राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ओके। कौशाम्बी कोई महाजनपद नहीं है बल्कि वत्स्य की राजधानी है। वत्स्य महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है, ओके। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुने। और सूची 1 में महाजनपद में अधिकारी, सूची 2 में संबंधित कार्य। पहला है व्यवहारिक। व्यवहारिक जो है वो न्याय से संबंधित कार्य को देता है, व्यवहारिक नामक अधिकारी। तो ये पहले का 2 हो जाएगा, ओके। स्वार्थक जो है वो समान मामले के अधिकारी होते हैं। स्वार्थक को समान मामले का अधिकारी होता है। तो दूसरे का बी का ए हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ओके। और गणक जो है वो मुख्य लेखाकार होता है। गणक जो है वो मुख्य लेखाकार को कहते हैं। तो इस प्रकार जो सी का है वो 4 हो जाएगा। और डी का भाग दुग जो है भाग का संग्रह करता है। तो डी का 3 में से सुमेलित हो जाएगा, ओके। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु कृत अमुक्त माल्यादा के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी है देवराय, ऑप्शन सी है बुक्का और ऑप्शन डी है कृष्णदेवराय। अमूल मुक्त विजयनगर राजवंश के कृष्णदेवराय द्वारा रचित तेलुगु में एक महाकाव्य कविता है, ओके। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस। अमूल मुक्त जो है वो देव कृष्ण राय द्वारा लिखा गया कृत है, ओके, महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पांडे, ऑप्शन बी है चेरा, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन डी है पाल। जो चोल मूर्तिकला है, चोल मूर्तिकला एक महत्वपूर्ण नमूना तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति है, ओके। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये चोल साम्राज्य से संबंधित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है? पहला है हर्ष चरित्र, दूसरा है पर्वती परिणय, तीसरा है मयूर शतक, चौथा है वाक्पदीय। पुष्पभूति शासक हर्षवर्धन के दरबारी लेखक हैं, ओके। हर्ष चरित्र और पर्वती परिणय के रचयिता जो हैं वो बाणभट्ट हैं, ओके। तो इसमें 1 और 2 ये बाणभट्ट द्वारा लिखा गया रचना है, ओके। तो इसमें 1 और 2 केवल 1 और 2 डी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है अजमेर में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण का श्रेय उन्हें दिया जाता है, ऑप्शन बी है उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, ऑप्शन सी है उसे उन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन डी है हसन निजामी और फरखुद्दीन उसके शासनकाल में आश्रय प्राप्त लेखक थे। कुतुबुद्दीन को कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है ना कि अजमेर में है, ओके। तो इसमें जो ये कथन है एक वो सुमेलित नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये दिल्ली में है, ओके। दिल्ली में कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण का श्रेय कुतुबुद्दीन को दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह कृषि पर कर लगाने की प्रथा थी, ऑप्शन बी है
इसमें वंशानुगत के प्रावधान थे। ऑप्शन सी है, इसके अंतर्गत एक अधिकारियों को वेतन के बदले एक क्षेत्र से राजस्व का अनुदान दिया जाता था। ऑप्शन डी है, इसने सल इसने सल्तनत के दूरस्थ हिस्से को केंद्र सरकार से जोड़ने में सहायता की। जो इतना प्रणाली है वो कृषि पर लगाया गया एक कर है। तो पहला जो कथन है वो सही हो जाएगा। ओके, ये सही सुमेलित है। और जो एकता प्रणाली है उसे वंशानुगत नहीं बनाया गया था, उसे उसका प्रावधान वंशानुगत नहीं था। तो इसमें बी जो कथन है वो सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है मुबारक शाह, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी है खिज्र खां, ऑप्शन डी है आलम शाह। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां द्वारा किया गया था। ओके, जो मुल्तान का गवर्नर और भारत के तैमूर का नवाब था। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सैयद वंश का संस्थापक जो था वो खिज्र खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वह नक्शबंदिया सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के अनुयायी था। और दूसरा है, चंदेरी का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। यद्यपि बाबर एक रूढ़िवादी सुन्नी था, फिर भी वह ना तो कट्टर था और ना ही धार्मिक दैवी लोगों के नेतृत्व में था। वह नक्शबंदिया सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार के अनुयायी थे। ओके, तो पहला जो कथन है वो सही हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1528 में लड़ा गया था। ओके, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच। ओके, तो जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। इस प्रकार केवल एक इज द राइट आंसर है। ओके, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, हुमायूं ने लाहौर में जमाली मस्जिद और ईसा खां मस्जिद का निर्माण कराया। ऑप्शन बी है, शेर शाह सूरी ने रोहतास किला बनवाया जो पाकिस्तान में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ऑप्शन सी है, सूरशाह सूरी के समय मौजा प्रशासन का निम्नतम स्तर था। ऑप्शन डी है, हुमायूं का मकबरा 1570 ईस्वी में बनाया गया था और 1993 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। ओके, तो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। हुमायूं ने दिल्ली में एक नया शहर बसाया था जिसका नाम उसने दिल पनाह रखा था। ओके, और दिल्ली में जमाली मस्जिद और ईसा खां मस्जिद का निर्माण कराया था। ओके, ना कि लाहौर में। ये दिल्ली में जमाली मस्जिद और ईसा खां मंदिर का निर्माण हुमायूं ने दिल्ली में कराया था, दिल्ली में। ओके, तो इसमें जो कथन एक है वो सुमेलित नहीं है, तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, थॉमस रो उनके दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे। दूसरा है, उनका अंतिम अभियान 1601 ईस्वी में गोलकुंडा के विरुद्ध था। रल्फ फिच जो थे वो पहले अंग्रेज व्यक्ति थे जो अकबर के दरबार में आए थे, ना कि थॉमस रो। रल्फ फिच, रल्फ फिच पहले व्यक्ति थे। ओके, जो अकबर के दरबार में आए हुए थे। तो इस प्रकार कथन जो एक है वो गलत हो जाएगा। उनका अंतिम अभियान 1661 ईस्वी में गोलकुंडा में नहीं बल्कि आसिरगढ़ या खानदेश के विरुद्ध हुआ था। आसिर आसिरगढ़ या खानदेश। ओके, इसके बीच हुआ था, तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार ना तो एक और ना ही दो, दोनों सही गलत है। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में है वाकिया नाविस, दरोगा ए डाक, मुकद्दम, मुतसद्दी। और सूची 2 में है ग्राम का मुखिया, संचार माध्यम, बंदरगाह के गवर्नर, समाचार विवरण करने वाला। ओके, जो वाकिया नाविस है वो समाचार वितरण करने वाला अधिकारी है। ओके, वाकिया नाविस को समाचार वितरण करने वाला के नाम से जानते हैं। तो ए का जो है वो 4 हो जाएगा। ओके, ए का 4। दरोगा ये डाक जो है वो संचार माध्यम है। संचार माध्यम कौन सा है? तो ये बी का दूसरा हो जाएगा। ओके, मुकद्दम जो है, मुकद्दम गांव का मुखिया होता है या ग्राम का मुखिया को मुकद्दम कहते हैं। तो सी का जो है 1 हो जाएगा। मुतसद्दी जो है वह बंदरगाह के गवर्नर को कहते हैं मुतसद्दी। तो डी का 3।
बंदरगाह के गवर्नर को मुत्सद्दी कहते हैं। तो इस प्रकार 4213 है, 4213 तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर के भू राजस्व प्रशासन के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, अकबर ने 10 साला भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। ऑप्शन बी है, चाचर भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी। ऑप्शन सी है, अकबर ने किसानों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। ऑप्शन डी है, बटाई या गल्ला बख्शी भू राजस्व के मूल्यांकन प्रणालियों में से एक था। अकबर ने भू राजस्व को 4 श्रेणियों में विभाजित किया था, जो था पोजल, परती, चाचर और बंजर। जो पोजल था उस पे प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, ना कि चाचर पर। ओके, तो इसमें जो बी है वो गलत हो जाएगा, ये कथन सही नहीं है अकबर के भू राजस्व प्रशासन के संबंध में। ओके, तो चाचर जो है, चाचर पर 3 या 4 वर्षों में एक बार खेती की जाती थी। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है, गोविंद देव मंदिर नासिक। ऑप्शन बी है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद। ऑप्शन सी है, एतम मादू दौला मकबरा आगरा। ऑप्शन डी है, पंचमहल फतेहपुर सीकरी। अपनी विशिष्ट वस्तुकला के कारण वृंदावन में एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल गोविंद देव मंदिर है। ओके, इसका निर्माण 1590 ईस्वी में आमेर के राजा मान सिंह ने 10 करोड़ रुपए की लागत से करवाया था। ओके, गोविंद देव मंदिर जो है वो वृंदावन में है, ना कि नासिक में। ओके, तो इस प्रकार जो ए है वो सुमेलित नहीं है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गोविंद मंदिर जो है वो वृंदावन में स्थित है, वृंदावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए, फैजी। ऑप्शन बी है, अबुल फजल। ऑप्शन सी है, अब्दुल रहीम खान ए खाना। और ऑप्शन डी है, मिर्जा अजीज कुका। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद जो किए थे वो अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था। ओके, तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली व्यापारी था जो राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान आया था। दूसरे कथन में कहा जा रहा है, फ्रेंकोइस बर्नियर ने मुगल सहारों को कैंप टाउन के रूप में वर्णित किया। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री था जिसने वर्ष 1520 में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। वह हिंदू राजधानी की सर्वोच्च भव्यता और वैभव के समय में था। डोमिंगो पेस द्वारा विजयनगर साम्राज्य के अब तक के सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय के शासन की राजधानी का दौरा किया था। ओके, उन्होंने न केवल विजयनगर के वैभव का अनुभव किया, बल्कि उन्होंने विजयनगर के इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्धों में से एक को देखा भी, याचूर का युद्ध, जिसे बीजापुर के आदिल शाह को कृष्णदेव राय की विशाल सेना के विरुद्ध खड़ा किया गया था। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। फ्रेंकोइस बर्ने द्वारा मिस्र और भारत का दौरा किया गया था, जहां उन्होंने मुगल काल के दौरान औरंगजेब के चिकित्सक के रूप में कार्य किया। फ्रांस लौटने के बाद उन्होंने मुगल भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय यात्रा वृंतांत लिखा। उसने मुगल शहरों को सैन्य पड़ावों के रूप में वर्णित किया था। ओके, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों कथन सही है, तो सी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफीवाद में सूहर का अर्थ है? ऑप्शन ए, भय का प्रतीक। ऑप्शन बी है, गरीबी। ऑप्शन सी है, मोक्ष प्राप्त के लिए समर्पण। ऑप्शन डी है, सहिष्णुता का पालन। जो सूफीवाद में सूहर का जो अर्थ है वो सहिष्णुता का पालन करना होता है, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में आरोही क्रम में कौन सा निम्नलिखित में से सही क्रम है? ऑप्शन है, मौजा परगना तरफड़ प्रांत प्रांत। ऑप्शन बी है, तरफर मौजा प्रांत परगना। ऑप्शन सी है, परगना प्रांत तरफर मौजा। और ऑप्शन डी है, प्रांत तरफर परगना मौजा। मराठा स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन में जो सही आरोही क्रम है वो है मौजा परगना तरफर प्रांत। ये मराठा स्थानीय प्रशासन प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में सही आरोही क्रम है, तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, सबसे ऊपर प्रांत होता है, फिर तरफर होता है, फिर परगना, फिर मौजा। मौजा सबसे नीचे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड़ी लिपि का उपयोग निम्नलिखित में से, ये मोदी नहीं है, इसको मोड़ी कर लो।
मोडी मोडी लिपि का उपयोग निम्नलिखित के दस्तावेजों में किया गया है। ऑप्शन ए वायडार, ऑप्शन बी है मराठा, ऑप्शन सी है जयमोरिन, ऑप्शन डी है होयसल। मोडी लिपि को मुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। मोड़ी शब्द मराठी क्रिया मोड़ने या तोड़ने से बनी है। ओके, मोड़ी का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो टूटी हुई है। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मोड़ी जो है, मोड़ी लिपि वो मराठा के संबंधित में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान दर्शन सुमेलित नहीं है। ओके, विद्वान और दर्शन से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है शंकराचार्य, अद्वैत, रामानुजन, विशिष्ट अद्वैतवाद, ऑप्शन से निम्बार्क द्वैताद्वैत, और ऑप्शन डी है वल्लभाचार द्वैत। पहला जो है वो सुमेलित है। ओके, रामानुजन विशिष्ट अद्वैतवादी थे, ये भी सही है। ओके, निम्बार्क जो है द्वैताद्वैत है, तो ये भी सही है निम्बार्क। वल्लभाचार्य द्वारा शुद्धाद्वैत या शुद्ध अद्वैत का प्रतिपादन किया गया था। ओके, तो जो डी है वो गलत हो जाएगा, या सुमेलित नहीं है। ओके, तो इसमें जो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और वल्लभाचार्य द्वारा शुद्धाद्वैत या शुद्ध अद्वैत। शुद्धाद्वैत या शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था। ओके, आज के लिए इतना ही, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।